हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, तो हम लोग चैप्टर नंबर 11 डिस्कशन कर रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। और इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हम कहते हैं एक्चुअल में क्या है कि मैटर के डुअल नेचर को बताने के लिए या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर को बताने के लिए, ये बताने के लिए कि किसी भी मैटर का क्या होता है, डुअल नेचर होता है। वो वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। इसी को बताने के लिए क्या किया गया था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया था। या आप कह सकते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। हमने मीन्स डेविसन एंड जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें कि डुअल नेचर कैसे प्रूव होता है। जैसे आप लोग जानते भाई, कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो उसका वैसे ही हो गया। हम कहते हैं जैसा कि डी ब्रॉगली ने कहा था कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो मूव करते हुए पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको उन्होंने मैटर वेव नाम भी दिया था। तो मैटर वेव कौन से नेचर को बताती है? उसके वेव नेचर को बताती है। तो नहीं, पार्टिकल नेचर भी हो गया और पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी हो। अगर मैं कहूँ कि मूविंग पार्टिकल के साथ वेव का एसोसिएशन है तो वेव जिन प्रॉपर्टीज को दिखाती है उसको भी दिखाना चाहिए। जैसे वेव क्या करती है, डिफ्रैक्शन को शो करती है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे सेंटर पर मैक्सिमा होता है। सेंटर से जैसे 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 आप दूर जाते हैं तो मिनिमा आता है, डार्क पॉइंट आता है। फिर आप आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा। यानी पहले सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, आप जैसे जैसे दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए, डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डार्क पॉइंट आ गया। फिर क्या आएगा, फिर पे एक ब्राइट पॉइंट आएगा। यानी मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से आता है। यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी मैटर है या कोई भी पार्टिकल है वो डिफ्रैक्शन को शो करता है और डिफ्रैक्शन को हमेशा वेव शो करती है, ये हम लोग जानते हैं। तो यानी यहाँ से इसका वेव नेचर प्रूफ हो जाएगा। तो इसके वेव नेचर को प्रूव करने के लिए हम लोग बेटा यहाँ पर डिफ्रैक्शन की हेल्प लेंगे और डिफ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग किसको प्रूव करना चाहेंगे, यहाँ पर वेव नेचर को प्रूव करना चाहेंगे। अब उसका कंसेप्ट क्या है? डिफ्रैक्शन के लिए कंसेप्ट होता है कि जो डिफ्रैक्टर का साइज है, जो साइज ऑफ डिफ्रैक्टर है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। हम कहते हैं कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट जो मैटर वेव होती है उसकी वेवलेंथ एक्स रे की वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है। और एक्स रे का जो डिफ्रैक्शन है वो निकल क्रिस्टल से हो जाता है। जब एक्स रे का डिफ्रैक्शन निकल क्रिस्टल से हो जाता है तो डेफिनेटली अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम के साथ किसी वेव का एसोसिएशन है तो उसका डिफ्रैक्शन भी किससे होना चाहिए, निकल क्रिस्टल से होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, निकल क्रिस्टल से उसका भी डिफ्रैक्शन डेफिनेटली 101% होना ही चाहिए। तो अगर मैं इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात करूं तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन का फिलामेंट है जिस पर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग लगा दी गई है। इसको लो ट्रांसमिशन सप्लाई यहाँ से दी गई है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ये आपका सिलिंड्रिकल डायफ्राम है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पास कराते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को पास कराते हैं। इसको क्या कर रखा है, हाई ट्रांसमिशन सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। और आप देख सकते हैं कि ये इसके कंपेरिजन में पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हाई पोटेंशियल पर है। ये बेटा ये आपका निकल क्रिस्टल है। ये आपका, इसको आप डिटेक्टर कह सकते हैं, इसको आप कलेक्टर कह सकते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करता है। तो चाहे तो आप इसको डिटेक्टर कह दीजिए, चाहे तो आप इसको कलेक्टर कह दीजिए।
और ये आगे जाके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो जाता है। और ये जो है वो आपका इवैक्यूएटेड चैम्बर है, यानी इसमें क्या है भैया, वैक्यूम है। ये हमारा इवैक्यूएटेड चैम्बर हो गया, यानी क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। ये मैंने पहले इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात कर ली है। एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट को समझने के बाद हम इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और आज अपने को ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसमें क्या होता है, सुने दोबारा, इलेक्ट्रॉन गन होता है। इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन का फिलामेंट होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी जाती है। इसको लो वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये सिलिंड्रिकल डायफ्राम होता है जो कि आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज सप्लाई से आपने कनेक्ट किया है, और ये इस इलेक्ट्रॉन गन के रेस्पेक्ट में एक हाई पोटेंशियल पर होता है। हम कहते हैं कि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन गन की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें लो ट्रांसमिशन सप्लाई यानी लो वोल्टेज की सप्लाई से हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। जब हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है तो धीरे 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 ये गर्म होना स्टार्ट कर देता है, हीटअप होना स्टार्ट कर देता है। और जब ये हीटअप होना स्टार्ट कर देता है तो ड्यू टू थर्मियोनिक इमिशन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। वो जब इलेक्ट्रॉन सिलिंड्रिकल डायफ्राम से होकर पास होते हैं जिसकी एक्सिस पर फाइन स्लिट होती हैं, तो ये एक फाइन इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये जाके निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट होता है। निकल क्रिस्टल से मैंने कहा था कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है, तो इसके जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इनकी वेवलेंथ की ऑर्डर की होती है। तो निकल क्रिस्टल से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन हो जाता है। डिफ्रैक्शन का मतलब वो स्प्रेड आउट हो जाती है, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, डिफ्रैक्टेड हो जाते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है। यानी निकल क्रिस्टल क्या कर देता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन कर देता है और ये आपको डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम दिखाई दे रही है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, ये आपका कलेक्टर है, डिटेक्टर है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करता है तो उसमें एक आयोनाइजेशन चैम्बर होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो उसमें जो गैस होती है, फिल होती है, उसको आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज कर देते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, जिसके मेजरमेंट के लिए, पता लगाने के लिए कितना फ्लो हो रहा है, हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, दूसरा देखो, ये क्या है कि ये जो कलेक्टर होता है ना, उसको इस तरह से हम सर्कुलर स्केल पर शिफ्ट करते हुए जाते हैं। शिफ्ट क्यों करते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, ये डिफरेंट एंगल पे जाएंगे। एंगल हो गया ना, ये एंगल मैंने यहाँ थीटा बता रखा है। अब सपोज को कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो उसके लिए थीटा कम होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो थीटा और कम होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो थीटा उसके लिए ज़्यादा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो थीटा उसके लिए ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम आपका एंगल कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, कलेक्टर को यहाँ शिफ्ट करते जाते हैं और डिफरेंट एंगल पर हम देखते जाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आप बोलो सर, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कितने आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे आयोनाइज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। भाई सिंपल सी बात है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ सीधी सी बात कर रहे हैं कि हम यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया कैसे लगा पाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हम आइडिया लगा पाते हैं किससे, इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर। इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा होगा, आयंस उतने ज़्यादा होंगे, आयंस जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। यहाँ थोड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं वहाँ ले गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हम इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर बता पा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इंटेंसिटी की बात की थी, यहाँ हम इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम लाइट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ किससे आइडिया लगाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ आयंस के बेस पर आइडिया लगाएंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर क्या है, लो ट्रांसमिशन सप्लाई से, लो वोल्टेज सप्लाई से हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं
तो क्या होता है, जो इसका रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। हीट अप होता है तो थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस सिलिंड्रिकल डायफ्राम से होकर पास होते हैं, जिसकी क्या होता है, एक्सिस के अलोंग फाइन स्लिट होते हैं, और जो इसके रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पर होता है तो फाइन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल पे जाके इंसिडेंट होता है और वहाँ से स्कैटर्ड हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है। ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम डिटेक्टर या कलेक्टर में एंटर करते हैं, जिसमें जो आयोनाइजेशन चैम्बर होता है उस आयोनाइजेशन चैम्बर में जाकर ये क्या कर देते हैं, गैस को आयोनाइज कर देते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ आयंस किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस स्केल पर इसको रोटेट कराते जाते हैं, डिफरेंट एंगल पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते जाते हैं, देखते जाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, उसके बेसिस से अपने को डिफ्लेक्शन के बेसिस पे आइडिया लग जाता है कि भाई ज़्यादा करंट है या कम करंट है, और उसके बेसिस पर हम बता देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ये उनका एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया। उसके बेसिस पर मैंने आपको बता दिया उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम कैसे प्रूव कर पाते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी वेव प्रॉपर्टी भी है, या आप डिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव कर पाते हैं। मैंने कहा डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, जैसे 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 आप आगे जाते हैं इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, आपको मिनिमम मिलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, डेविसन एंड जर्मन ने क्या किया कि यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड की, डिफरेंट वोल्टेज सप्लाई पर इनको एक्सेलरेट कराया। भाई आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो Q इंटू वी होती है। अब इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं E इंटू वी कह सकता हूँ। V क्या है, वोल्टेज है। तो मैंने क्या किया, यहाँ डिफरेंट वोल्टेज पर इसको एक्सेलरेट कराया। आपने हाई टेंशन दे रखा है तो डिफरेंट वोल्टेज पर हमने क्या किया, एक्सेलरेट कराया। इसके थ्रू हम वोल्टेज को चेंज करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रियोस्टेट लगा रखा है, जिसके बेसिस से हम यहाँ पर वोल्टेज को चेंज करेंगे। वोल्टेज चेंज होगा तो डिफरेंट वोल्टेज पर ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। डिफरेंट पे एक्सेलरेट होकर यहाँ स्ट्राइक करेगा और यहाँ आएगा। फिर हम इसको शिफ्ट कर करके डिफरेंट एंगल पे इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं, और ऐसा करके उन्होंने रेडियल कर्व बनाए, यानी डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके उन्होंने निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराया। निकल क्रिस्टल से उनका क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, और ऐसा करके उन्होंने क्या किया, रेडियल कर्व प्लॉट किया, और रेडियल कर्व के बेसिस पर उन्होंने ये प्रूव किया कि इसका कैसा होता है, वेव नेचर भी होता है। अब ये रेडियल कर्व क्या है समझे, इसमें क्या होता है, रेडियल कर्व में कार्टेशियन सिस्टम नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जैसा कि आप पढ़ते हुए आए थे, वहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि हर एंगल के लिए मैं एक डिफरेंट रेडियस कंसीडर करता जाऊँगा। समझना आराम से, एक कर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से, उसके बेसिस पर जब हम रेडियल कर्व समझ जाएंगे तब तो मैं आपको अलग अलग रेडियल कर्व के बारे में बताऊँ। तो ये लिया, अब हमने क्या किया कि भाई हम इसको सर्कुलर स्केल पर मूव कराते हुए गए। तो जैसे मैंने आपसे कहा भाई सर्कुलर स्केल पर हम मूव कराते गए तो हमने देखा भाई एक एंगल 10 डिग्री पर था, एक एंगल हमने बात कर ली कि भाई 20 डिग्री पर वैल्यू थी, एक 30 डिग्री पर देखा, एक 40 पर देखा, एक 50 पर देखा, एक 60 पर देखा, ऐसे 90 तक देखेंगे। हमने देखा जब 10 डिग्री पर था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर करंट की वैल्यू I1 आई। भाई मैंने आपसे कहा था ना, अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाएंगे तो अलग अलग एंगल पे जाएंगे वो। तो 10 डिग्री पर जो था उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिक करंट I1 हो गया, 20 डिग्री पर था उससे I2 हो गया, इससे I3 हो गया, इससे I4 हो गया, इससे I5 हो गया, और इससे क्या हो गया, I6 हो गया। डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट की मैंने यहाँ बात की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट रेडियस बना लेंगे। जैसे 10 डिग्री के लिए बना लिया, ये 20 डिग्री के लिए बना लिया, ये 30 के लिए बना लिया, ये 40 के लिए बना लिया, ये 50 के लिए हो गया, ये 60 के लिए हो गया, ऐसे 70 के लिए हो जाएगा, 80 के लिए हो जाएगा, 90 के लिए हो जाएगा। तो यानी डिफरेंट एंगल के लिए मैंने डिफरेंट यहाँ पर रेडियस बना ली। जैसे मैंने कह दिया भाई ये 10 डिग्री के लिए है,
ये वाला 20 डिग्री के लिए है, ये वाला 30 डिग्री के लिए है, ये वाला 40 डिग्री के लिए है, अगला 50 के लिए, अगला 60 के लिए, अगला 70 के लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि भाई 10 डिग्री पर करंट की वैल्यू I1 है, तो मैंने कहा भाई 10 डिग्री पर करंट की वैल्यू I1 हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्पॉट बना दिया कि भाई I1 करंट यहाँ पर है रीडिंग के लिए। 20 डिग्री पर क्या हो गया, I2 हो गई, तो I2 हो गया। 30 डिग्री पर क्या हो गई, I3 हो गई। 40 पर क्या हो गई, I4 हो गई। ये क्या हो गई, I5 हो गई, I6 हो गई, I7, इस तरह से। तो आपने देखा कि भाई इस तरह का कर्व आपको कुछ मिल गया, तो ऐसा कर्व आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह के कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल कर्व कहते हैं। अभी तक आपने जो कर्व देखा उसमें आपने कार्टेशियन सिस्टम की बात की, आपने एक्स एक्सिस की बात की, आपने वाई एक्सिस की बात की। तो ऐसी कोई भी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर किस तरह के कर्व की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेटा रेडियल कर्व की बात करें। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पर देखा। जैसे ये 40 वोल्ट की एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पर था, उन्होंने 50 पर बना के देखा, 60 पर बना के देखा, 70 पर देखा। इस तरह से डिफरेंट एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पर उन्होंने इस तरह के रेडियल कर्व प्लॉट किए। अच्छा, जब उन्होंने 54 वोल्ट के लिए ऐसा ही कर्व प्लॉट करके देखा तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये कर्व है, देखिए आराम से भाई। ये मैंने आपको बता दिया 10 पे ऐसा मिला, 20 पे ऐसा मिला, 30 पे ऐसा मिला, 40 पे ऐसा मिला। जब उन्होंने 54 वोल्ट पर ड्रॉ किया तो क्या हुआ, इस तरह से ये मैंने डिफरेंट रेडियस आपके सामने ड्रॉ कर दी। तो उन्होंने जब ये कर्व प्लॉट किया तो देखा इस तरह का कर्व मिला उन्हें। तो आप देखो यहाँ क्या हो गया, मिनिमा हो गया, बढ़ते 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 ये सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल गया। फिर देखो धीरे 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 फिर मिनिमा मिल गया, आगे ले जाएंगे तो फिर मैक्सिमा मिलेगा। तो इस तरह का कर्व हमको मिला, यानी ये जो कर्व है वो डिफ्रैक्शन के इंटेंसिटी कर्व की तरह हमारे लिए मिला। तो जैसा डिफ्रैक्शन के लिए कर्व था बिल्कुल वैसा ही कर्व मुझे यहाँ मिला। अब ये जो आपको पीक मिला है ना, मैक्सिमा मिला है बेटा, ये जो मिलता है मैक्सिमा वो 50 डिग्री पर मिलता है। उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमा मिला वो कितने डिग्री पर मिला, 50 डिग्री पर अपने को ये मैक्सिमा मिला। ये थोड़ा फोर्थ वाले पर आ गया है, मैं इसको इस तरह से और थोड़ा सा इरेज करके आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये सेंट्रल से में आ रहा था, बढ़िया लग रहा था, इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो एंगल था वो कितने का था, 50 डिग्री का था, यानी 50 डिग्री के एंगल पर अपने को क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। तो आपने देखा जो डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी कर्व होता है बिल्कुल वैसा ही कर्व अपने को यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ देखो मिनिमा से हम धीरे 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 गए, ये सेंट्रल मैक्सिमा अपने को मिला और सेंट्रल मैक्सिमा के इस तरफ भी अपने को मिनिमा मिला। तो डिफ्रैक्शन के कर्व की तरह ये बिल्कुल अपने को यहाँ पर मिला। तो इसका मतलब ये निकला कि डिफ्रैक्शन के पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, और जब डिफ्रैक्शन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हमने पढ़ा है, बहुत ही क्लियर पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन एक वेव फिनोमिना होता है। जब डिफ्रैक्शन एक वेव फिनोमिना होता है तो इसका मतलब ये निकला कि ये वेव फिनोमिना को शो कर रहा है। एक सेकंड, ये क्या कर रहा है बेटा, वेव फिनोमिना को शो कर रहा है। वेव फिनोमिना को शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वेव नेचर को शो कर रहा है। एक कर्व मिलना, आपको इंटेंसिटी पीक मिलना, इसके आसपास आपको दोनों तरफ मिनिमा मिलना, ये बता देता है कि यहाँ पर ये कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। और वेव नेचर शो करता है तो ये बता देता है कि यहाँ पर इसका कैसा है, डुअल नेचर है। तो बेटा देखो यहाँ पर हमने देखा, ये क्लियर कर देता है कि एक पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है, जैसे लाइट का होता है। जैसे रेडिएशन है लाइट का, लाइट जब ट्रेवल करती है तो वेव नेचर, और किसी सरफेस पर जब इंसिडेंट होती है तो उसका पार्टिकल नेचर। जैसे आके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन ने देखा ना, आके टकराई तो पार्टिकल नेचर। सेम यहाँ पर भी है कि जब पार्टिकल्स किसी सरफेस से टकराया तो पार्टिकल नेचर, और जब वो ट्रेवल कर रहा है तो कौन सा नेचर दिखा रहा है, वेव नेचर भी दिखा रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ एक वेव का एसोसिएशन हो जाता है। तो ये बेटा
हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ निकालना चाहेंगे कि वेवलेंथ अपने को कितनी मिलती है। बहुत अच्छी तरह से आप देखना, अगर वो वेवलेंथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जो वेवलेंथ मिली थी उसके इक्वल आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को ये प्रूफ करके हमारे लिए दिखा रहा है। अच्छा, इसको समझने के लिए बेटा जरा अपने को ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में पढ़ना हो। आप बोलो सर ये ब्रैग्स इक्वेशन क्या भला है भैया? अब बेटा ब्रैग्स इक्वेशन एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली नहीं समझ पाएंगे। और ब्रैग्स इक्वेशन क्या है भैया? ब्रैग्स इक्वेशन कहता है कि जो पाथ डिफरेंस 2d साइन फाई होता है वो n लेमडा के इक्वल होता है। पाथ डिफरेंस 2d साइन फाई इक्वल टू क्या होता है? n लेमडा। अब क्या है d क्या भला है भैया? समझो जरा। जैसे मैं आपसे कहूँ, समझना भैया आराम से, ये अगर मैं किसी भी सॉलिड की बात करूँ तो क्रिस्टल में हमेशा क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। जैसे क्रिस्टल की लेयर्स हो गई, एक ये ऊपर वाली लेयर है, एक नीचे वाली लेयर। अब इस लेयर पे जैसे यहाँ मिल रहे हैं आपको कई सारे एटम मिलेंगे, मॉलिक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कई सारे मिलते हैं भाई। क्रिस्टल की जो लेयर होती है उसमें अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स और एटम्स वहाँ पर जाकर मिलते हैं। अब इसके नीचे भी एक लेयर होगी, कई सारी लेयर होती हैं इस तरह। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन बीम आई निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुई, इससे टकराई और टकरा के ऐसे चली, आराम से समझेंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल मैंने आपको थीटा बता रखा है, बताया था ना? निकल क्रिस्टल ऐसे है, ऐसे आया, ऐसे चला गया, एंगल थीटा था ना। तो यहाँ देखा जाए भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली जो बात करते हैं तो ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हो रहा है वो इस क्रिस्टल के लेयर की डायरेक्शन से मैं कहता हूँ फाई एंगल बना देता है। आराम से समझना भैया, ये क्या करता है? इस लेयर की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है? फाई एंगल फॉर्म कर देता है। अब सपोज करो कोई दूसरी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, वो इस ऊपर वाले की जगह नीचे वाली लेयर से टकरा जाती है। अब आप बोलो साहब नीचे वाली से टकरा रही है तो यानी ये तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उनके बीच में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस होना चाहिए। भाई ये अलग पाथ ट्रेवल कर रही है, ये अलग पाथ ट्रेवल कर रही है, तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए, होना चाहिए। तो उस पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता। तो यानी ये लेंथ तो इक्वल हो गई, पाथ डिफरेंस ये हो गया। ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दो लेंथ इक्वल हो गई। ये क्या हो गया? पाथ डिफरेंस हो गया। अब एक तो पाथ डिफरेंस ये हो गया और एक पाथ डिफरेंस ये हो गया। अच्छा देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब इससे एंगल फाई सबटेंड हो रहा है तो इससे भी कितना होगा भैया? फाई होगा। आराम से समझाएंगे सब। ये परपेंडिकुलर है भैया, परपेंडिकुलर है तो इसकी बात करूं, इसको मैं 90 - फाई कह सकता हूं भैया। कह सकते हैं नहीं कह सकते भैया? 90 - फाई हो जाएगा ना ये। आराम से देखिए, इसको मैं थोड़ा यहाँ और बड़ा करके आपको बना देता हूँ। देखो यहाँ से क्या है? क्लियरली विजिबल हो जाएगा आपके। ठीक है भैया, एक परपेंडिकुलर ये आया था, एक ये आया था, ये एंगल फाई था। ठीक है भैया, ये एंगल फाई है। तो हमने देखा ये भी फाई होगा और ये 90 - फाई होगा ना भैया, 90 - फाई। अच्छा, हम कहते हैं बेटा इसकी जो क्रिस्टल की लेयर्स है ना, इन क्रिस्टल की लेयर्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। ये जो डी लिखा हुआ है ना, वो है डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्रिस्टल। डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल की लेयर के बीच के डिस्टेंस है।
और फाई एंगल मैंने बता दिया कि वो क्रिस्टल की लेयर से जो एंगल बनाता है वो क्या हो गया, फाई एंगल हो गया। अच्छा तो देखो इस मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये भी तो डी हो जाएगी। अच्छा अब ये पाथ डिफरेंस है, अगर आप इसको जरा देखें तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था भैया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एंगल के सामने वाली आर्म परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। भाई एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो एंगल के सामने वाली आर्म ये हो गई, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये इसका परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली आर्म है, ये क्या है, इसका बेस है, और ये क्या है, इसका हाइपोटेनियस है। अच्छा बेस और हाइपोटेनियस के बीच जो रिलेशन है वो कॉस थीटा बताता है भैया, कॉस थीटा बताता है। तो यानी इसको जरा कोई नाम दे दिया जाए, यानी इसको नाम देते हैं, इसको नाम क्या दें, एक्स दे दे वैसे ही समझाने के लिए, इसको मैंने एक्स बोल दिया। तो मैं बोलूँगा कि भैया कॉस 90 माइनस 5 शुड बी इक्वल टू डी अपॉन एक्स। आएगा? अरे भैया बिल्कुल गलत, सब कुछ गलत, सब कुछ गोबर गणेश है भाई, समझो दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं करते। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, हमें तो ये निकालना है, इसको बोलेंगे एक्स। और दूसरा भैया कॉस 90 माइनस 5 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेनियस क्या है, डी है। अच्छा कॉस 90 माइनस 5 को हम साइन 5 कह देंगे, और साइन 5 इक्वल टू क्या आएगा, एक्स अपॉन डी। इसका मतलब ये नहीं है भैया वीडियो देख रहे हैं तो दिमाग को एक साइड में रख के चलेंगे, साइड में नहीं रखना है, गड़बड़ हो जाती है। इधर देखिए, तो साइन 5 इक्वल टू एक्स अपॉन डी, तो एक्स इक्वल टू देखेंगे तो डी साइन 5 हो जाएगी। ये अब ये भी तो है भाई पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस तो इन दोनों का सम होगा ना, सम होगा। तो ये एंगल 90 माइनस 5 है, तो जैसे ये 5 है, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 90 माइनस 5 हो गया, इसको भी हमने x बोला, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका d साइन 5 हो जाएगा। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस यहाँ देखना चाहूँ तो d साइन 5 और d साइन 5 कितना हो जाएगा, 2d साइन 5। ये तो मैंने लिखा है 2d साइन 5, भाई सिंपल सा। ये x आपने d साइन 5 निकाला, ये भी कितना है बेटा, x है, तो ये d साइन 5 है, तो ये भी d साइन 5 होगा। टोटल पार्ट डिफरेंस आपका x प्लस x यानी d साइन 5 प्लस d साइन 5 कितना हो जाएगा, 2d साइन 5 हो जाएगा। और यही ब्रैकेट इक्वेशन ने अपने को बताया था दैट टू पार्ट डिफरेंस 2d साइन 5 शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट इक्वेशन को आपको प्रूव करके यहाँ बताया है इस कंडीशन में कि यहाँ पर हम ब्रैकेट इक्वेशन को कैसे निकाल के लाते हैं। आपने देखा 2d साइन 5 इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा हो गया। अच्छा अभी हमने यहाँ देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा अपने को 50 डिग्री पर मिला था। तो मैं बोलूँ कि भाई अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रैक्शन की बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के डिफ्रैक्शन की बात करता हूँ तो उसके लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा। n इक्वल टू 1 होगा तो आप लिखेंगे कि भाई 2d साइन 5 इज इक्वल टू लैम्डा। भाई n इक्वल टू 1 होगा तो 2d साइन 5 इक्वल टू लैम्डा आएगा। आप बोले सर ये फाई कितना है बताइए, आपने वहाँ एंगल 50 डिग्री बताया था, लेकिन एंगल जो 50 डिग्री बताया था उसको जरा आप समझना बेटा, ये निकल क्रिस्टल था आपका, ये था एंगल थीटा, हमने इसी की तो बात की थी, यानी ये एंगल था बेटा थीटा। ओके अच्छा इसको हम 50 डिग्री यहाँ लेके चल रहे हैं, इस एग्जांपल में जैसे थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। अब जरा मैं इसको 50 डिग्री वाले सीन में बात करूंगा कि एक कंप्लीट एंगल 50 डिग्री है। अच्छा ये कंप्लीट 50 डिग्री है तो ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, ये 25 डिग्री हो जाएगा और ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। भाई ये तो एंगल की 50 डिग्री की आप लोगों ने बात की थी कि भैया ये आया ये गया, तो ये एंगल 50 डिग्री था, ये आया ये गया, ये एंगल 50 डिग्री है। अब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये 25 डिग्री हो गया और ये 25 डिग्री हो गया। मुझे तो इस एंगल की बात करनी है, ये कितना है भैया, इसी को तो हम फाइल लेके चलें। अच्छा देखो ये आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाला सीन लग गया भैया 90, तो ये कितना है भाई 25 है, तो ये जो फाई होगा वो होगा 90 माइनस 25 और 90 माइनस 25 हो जाएगा 65 डिग्री।
दिख रहा है ना आपको भाई, इस तीन में ये 50 डिग्री पर आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिला था ना, तो मैंने 50 डिग्री लेके चला यहाँ पर, 50 डिग्री लेके चला तो 25 डिग्री यहाँ पर आया, 25 डिग्री यहाँ पर आया, तो 25 हो गया, 90 में से 25 गया तो 65 आया। तो अब जरा इसको हम पुटअप कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और सुने, जैसे मैं बात करूँ तो जो निकल क्रिस्टल होता है ना बेटा, उसके जो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। जो निकल क्रिस्टल होता है उसके लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा तो देखिए जरा यहाँ पर रख देते हैं, 2 इंटू 0.91 साइंस 65 डिग्री इक्वल टू लैम्डा। इससे हम सॉल्व करते हैं तो लैम्डा हमारा आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन से जो एसोसिएटेड मैटर वेव होती है, उस मैटर वेव की जब हम वेवलेंथ फाइंड करते हैं, वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो हमारा जो आंसर आता है या जो वेवलेंथ आती है वो हमारी आ जाती है 1.65 एंगस्ट्रॉम। अगर सुनना, यदि मैं कहता हूं कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव करके बताता है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से भी जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही आनी चाहिए। अच्छा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आपने मूविंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो मैटर वेव थी उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा था 12.27 अपॉन √54 एंगस्ट्रॉम। इसमें अगर हम वैल्यू पुटअप करके, यानी आपने √v लिखा था, v की वैल्यू यहाँ 54 थी, तो मैंने डायरेक्टली चलो आपको एक स्टेप बढ़ा देते हैं भैया, तो 12.27 अपॉन √54 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो वेवलेंथ है वो 1.67 एंगस्ट्रॉम आती है। तो आपने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से देखा जो वेवलेंथ थी वो 1.65 एंगस्ट्रॉम आई है बेटा, और आपने फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से देखा जो वेवलेंथ है वो 1.67 एंगस्ट्रॉम आई है। तो हम कह सकते हैं जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव करके हमारे लिए बताता है। ओके, तो ये हमारा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। देखो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, सुनना, जो हमारा टॉपिक आएगा वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन्होंने क्या है, जो कि आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम जरा बात करते हैं। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में, एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। दोबारा सुन लें बेटा, एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर लेंगे, मोमेंटम नहीं हो पाएगा, मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर कर लेंगे, पोजीशन नहीं हो पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। इनके जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, उन अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल और ग्रेटर देन h/4π होता है। इट मीन्स हम लोग बोलेंगे दैट डेल्टा x इंटू डेल्टा p, यानी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, h/4π। ओके, यानी डेल्टा x क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, डेल्टा p क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये कहलाता है बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
अच्छा, इसको हम जैसे बात करना चाहें तो जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी को मैं एम इंटू डेल्टा वी भी कह सकता हूँ, क्योंकि भाई मास के मेजरमेंट में तो कोई अनसर्टेनिटी होनी नहीं चाहिए। तो एक्चुअल में जो अनसर्टेनिटी होगी वो किस में होगी, इसकी वेलोसिटी के मेजरमेंट में होगी। तो आप चाहें तो एम इंटू डेल्टा वी करके एम को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप इसका लिख देंगे दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ओके बेटा, तो हम डेल्टा पी को एम इंटू डेल्टा वी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मास के मेजरमेंट में तो कोई अनसर्टेनिटी होनी नहीं चाहिए। जैसे हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो हमको मालूम है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। तो जो अनसर्टेनिटी होगी उसकी वेलोसिटी के मेजरमेंट में होगी। तो हम डेल्टा पी को एम इंटू डेल्टा वी कह सकते हैं। तो उसके बेसिस पर मैंने कह दिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4πm। ओके बेटा, जैसे हम इसमें ये भी कहते हैं भाई, जैसे आपको डेल्टा एक्स की बात करनी है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, जैसे मैं इक्वली मान के चलता हूँ, ग्रेटर देन मान के नहीं चलता, तो 4π डेल्टा पी हो जाएगा। आप बोलें कि भाई हम क्या करते हैं, मोमेंटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं तो अनसर्टेनिटी जीरो हो जाएगी। अनसर्टेनिटी जीरो होगी तो डेल्टा पी को जीरो करते ही डेल्टा एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी अगर आपने मोमेंटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लिया तो जो पोजीशन के मेजरमेंट में एरर है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा, यानी अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई इट। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, अगर सपोज को हम कहते हैं भाई डेल्टा एक्स जीरो हो जाए, डेल्टा एक्स जीरो हो जाए तो डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4π डेल्टा एक्स आएगा। ये जीरो हो जाएगा तो उस समय जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी अगर आप मोमेंटम का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेंगे तो पोजीशन के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और अगर मैं क्या करूँगा, पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर लूँगा तो मोमेंटम के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके बेटा, हम कहते हैं कि ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो और भी कॉन्जुगेट क्वांटिटीज के लिए वैलिड होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, इसको आप एनर्जी और टाइम इंटरवल के लिए भी कह सकते हैं दैट डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4π। ठीक है, तो अदर क्वांटिटीज के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें इसके न्यूमेरिकल्स अपलोड करूँगा। ओके बेटा, तो उससे पहले आप सब लोग एक बार सारे टॉपिक्स का रीडिंग कर लें, अच्छी तरह से चैप्टर को समझ लें, जिससे इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो मैं जो आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उस वीडियो में आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस चैप्टर पर आपको आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। सिलेबस आपको बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। मैं ट्राई करता हूं कि आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी यहां ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ें। तो आप इसको अच्छी तरह से रीड करें, समझें। और अगर कोई आप में से इस क्लास को पहली बार ही देख रहा है तो प्लीज़ इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स को आप ज़रूर देख लें, जैसे पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स यहाँ मिलने वाले हैं, सारे 11th के, सारे 12th के, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी सारे टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे। ओके बेटा, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।